जब से ये मेरठ की घटना हुई है, मुस्कान ने जिस तरीके से सौरभ की हत्या की है, तब से लोग जो होते हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और फिर जो लोग अपने पत्नी से कुछ कहते भी है तो पत्नी मजाकिया अंदाजे में भी कह देती है। कोई कहती है कि मैं तुम्हें नीले ड्रम में पैक कर दूंगी, और फिर कोई पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें टंकी में पैक करवा दूंगी। कौन किसको पैक करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन अब मांग जो होती है पूरी तरीके से उठने लगी है कि पुरुषों के हिफाजत के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। और बनेगा या नहीं बनेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन फिलहाल पुरुषों में अविश्वास की भावना जन्म चुकी है। दोस्तों, आज के कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर एक पुरुष जो कि सीआरपीएफ की नौकरी कर रहा होता है मणिपुर में रह करके, उसके बाद वह उस नौकरी को त्याग करने के बाद वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आकर के रेलवे में बतौर टेक्नीशियन के तौर पर नौकरी कर रहा होता है। और उसी की पत्नी ने अपने ही पति का किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी होती है। और फिर जो कि इस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरीके से मुस्कान रस्तोगी ने साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के सौरभ का हत्या कर दिया था, उसी घटनाक्रम को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इस खबर को लेकर के जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस खबर को आशा है कि आप पूरी तरीके से इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। साल 1975 में एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में जिसका नाम होता है शोले। शोले फिल्म में जिस तरीके से गब्बर ने ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए थे और वह पूरी पिक्चर में बिना हाथों के रहा करते थे। फिल्म का एंड चल रहा होता और एक ऐसा मौका आता है कि ठाकुर को अब गब्बर को मारना होता है। और जैसे ही गब्बर को यह बात पता चलती है तो गब्बर ठाकुर को देख करके हंसने लगता है। तब गब्बर कहता है कि तुम्हारे तो हाथ ही नहीं है, तुम मुझे कैसे मारोगे। तब ठाकुर साहब कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। कुछ इस तरीके का डायलॉग होता है। और ऐसे ही आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक महिला होती है जिसका पति से झगड़ा हो गया था। जब झगड़ा हो गया था तो झगड़े के बाद कुछ बात इतनी बढ़ जाती है कि पत्नी कहती है अपने पति से कि मैं तुम्हें गला दबा करके हत्या कर दूंगी तुम्हारी। जब बात गला घोट करके मारने की आती है तो यहां पर इसका एक जो हाथ होता है, राइट हैंड जो होता है, सीधा वाला हाथ होता है, वह कुछ साल पहले महिला का टूट चुका होता है, जो कि काम करने की स्थिति में नहीं होता है। लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए तो सिर्फ एक ही हाथ तुम्हारे लिए काफी है। अब उस औरत ने, उस महिला ने अपने पति का एक हाथ से गला दबा करके उसकी हत्या कर दी होती है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार यह वजह भी हो सकती है। इस कहानी को लोग जोड़ने लगते हैं मेरठ की उस मुस्कान रस्तोगी से, जिसने कि सौरभ की हत्या कर दी थी अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के। आज की कहानी वाकई अपने आप में सोचने वाली होती है और हैरान करने वाली होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर, और बिजनौर का एक थाना लगता है नजीमाबाद। दरअसल नजीमाबाद के यह एक कॉलोनी होती है जिसका नाम होता है आदर्श नगर। और बात कर रहा हूं 4 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। एक महिला जिसका नाम शिवानी होता है, उम्र उसकी लगभग 36 साल के आसपास होती है, वह रोते हुए बिलखते हुए अपने देवर को फोन मिलाती है। और देवर का नाम मुकुल उर्फ पीयूष होता है। और फिर रोते हुए कहती है कि तुम्हारे भैया अभी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक से वो गिर गए होते हैं। उसके बाद वह सास को फोन मिलाती है और सास को भी फोन मिला करके उसका जो पति होता है, जिसका नाम दीपक कुमार होता है, उम्र जिसकी लगभग 39 साल के आसपास होती है, और फिर उसके स्टाफ में भी फोन कर देती है। अब शिवानी रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, अपने पति को लेकर के परेशान है। कुछ देर बाद फिर से वह अपने देवर को फोन मिलाती है। देवर यानी कि मुकुल उर्फ पीयूष को फोन लगाती है और कहती है कि तुम्हारी भैया है, उनको हार्ट अटैक आ गया है, तुम जहां पर भी हो जितनी भी जल्दी आ सकते हो आ जाओ। अब रो रही होती है, अपने देवर से बात कर रही होती है, अपने पति को लेकर के अकेले ही अब घर से निकल जाती है वह महिला। पास में ही एक समीपुर जगह लगती है, वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहां पर लेकर के जाती है और जाकर के कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे ये पति है, इसको हार्ट अटैक आ गया है, किसी तरकीब से आप इसको बचा लीजिए। जैसे ही उसने रोते हुए बिलखते हुए डॉक्टर साहब के सामने यह बात रखी होती है, डॉक्टर साहब उन्हें देखा होता और कहता है कि आप परेशान मत होइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप इन्हें जल्दी से हायर मेडिकल सेंटर लेकर के चली जाइए, क्योंकि यह जो मामला होता है यहाँ पर इनका इलाज नहीं हो पाएगा, और जब तुम हायर मेडिकल सेंटर लेकर के जाओगी वहां पर शायद ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो काम करने वाले डॉक्टर होते हैं, उन्हें कुछ इस तरीके से बात कह करके इस शिवानी को आगे भेज दिया होता है। अब यह पहुंच जाती है बिजनौर के जिला अस्पताल में, और फिर जैसे ही जिला अस्पताल बिजनौर में पहुंचती है, वहां पर जाकर के अपने पति को भर्ती कराती है। रोते हुए बिलखते हुए कहती है, डॉक्टर साहब बस मेरे पति को बचा लीजिए, आप देख लीजिए अब इनके बॉडी में कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, इनको
अब हार्ट अटैक आ गया है। यह कुर्सी पे बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक गिर जाते हैं और पता चलता है कि हार्ट अटैक आया था। आप बस इनका इलाज शुरू कर दिए। डॉक्टरों ने जब देखा और देखने के बाद इलाज करना शुरू किया तो पता चलता है कि उसके अंदर कोई दम नहीं था, वह बेदम हो चुका था, सांसें थम चुकी होती है, नब्ज बंद हो चुका होता है। बस डॉक्टरों ने कहा कि काश तुम थोड़ा देर पहले इसको लेकर के आ जाती तो शायद हम इनको बचाने की पूरी कोशिश करते, यह मर चुके होते हैं। जैसे ही बात मरने की आती है उसके बाद यह महिला यानी कि शिवानी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और शिवानी ने आपसे पहले जहां जहां भी सूचना दी होती है, चाहे वो अपने देवर से बात कर रही हो, चाहे सास से बात कर रही हो, या फिर जो उसके पति है दीपक कुमार, या फिर उसके जो सहपाठी होते हैं ऑफिस में काम करने वाले, वहां वहां पर जहां जहां पर यह खबर पहुंच जाती है सबके सब मौके पर आ जाते हैं। पूरा परिवार रोने लगता है, बिलखने लगता है, चीखने लगता है और जो पत्नी होती है शिवानी, उसके हाल को देख करके हर कोई कह रहा होता है कि 1 साल पहले तो इसकी शादी हुई थी और 1 साल बाद ही देखो यह विधवा हो गई है, 6 महीने का बालक भी इसके गोद में कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी। इसी बीच में यह मामला जो होता है, कुछ लोग आते हैं और खास जो उसका देवर होता है जिसका नाम पीयूष होता है, देवर और जो उसके चाचा होते हैं और फिर जो उनके परिवार वाले होते हैं, जो चाचा ससुर होते हैं, वह भी आ जाते हैं और आने के बाद कहने लगते हैं कि चलो अब घर लेकर के चलते हैं। लेकिन अचानक से दिमाग में ख्याल आता है, मेरठ की वह घटना उनके दिमाग में गूंजने लगती है कि किस तरीके से मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने ही पति यानी कि सौरभ की हत्या कर दी थी। उसके हत्या करने के बाद उसके शव को ड्रम में पैक कर दिया था। दिमाग में बस मुस्कान का चेहरा होता है जो घूम रहा होता है। परिवार वाले पहले तो उसको लेकर के जाने वाले होते हैं, अचानक ही वह कहते हैं कि साहब अब तो हम तो पुलिस को बुलाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे और पोस्टमार्टम होगा तभी हम जाएंगे। जैसे ही बात पोस्टमार्टम की आती है, शिवानी को गुस्सा आने लगता है, वह रो तो रही होती है। वह कहती है कि मैं अपने पति की चीरा फाड़ी बिल्कुल भी किसी कीमत में नहीं कराऊंगी। मैंने सुना था कि पोस्टमार्टम जब होता है तो पोस्टमार्टम में पूरा शरीर को फाड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है। इस तरीके के बातें वह करने लगती है। अब चाचा ससुर हो या फिर सास हो या फिर देवर हो या फिर परिवार के बाकी लोग हो, सभी जिद पर अड़ जाते हैं कि बिना पोस्टमार्टम के यहां से हम एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे। अब पुलिस को फोन कर दिया जाता है, आनन फानन में पुलिस आ जाती है और पुलिस मौके पर आने के बाद पुलिस के सामने जैसे ही बात रखी जाती है, पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम तो होगा ही, अगर आप चाहोगे तब भी, अगर नहीं चाहोगे तब भी होगी, पोस्टमार्टम के बिना यहां से लाश जाएगी ही नहीं। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाती है और फिर उसके बाद फिर एक एफआईआर वगैरह दर्ज की जाती है। पीयूष ने एफआईआर दर्ज कराई होती है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तो वाकई लोग चौंक जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या था। दरअसल उसको कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, वह कुर्सी से गिरा नहीं होता है, वह व्यक्ति को गला दबा करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। निर्मम हत्या करने के बाद क्यों की गई थी, किसने की थी, यही एक क्राइम सस्पेक्ट होता है और फिर उसके हर सवाल का जवाब परिवार वाले खासकर जानना चाहते थे, पुलिस भी जानना चाहती थी। मामला जब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है, लोग कहने लगते हैं कि इसने अपने पति की नौकरी को हत्याने के लिए, वह जो महिला होती है जो कि उसके जो फंड मिलेगा उसको हत्याने के लिए उसने अपने पति की हत्या कर दी है। पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इससे पूछताछ करना शुरू किया। वह अलग अलग कहानियां बताना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को चाहिए होती है असली कहानी, क्या होती है इस गला घोटने के पीछे की मेन वजह। अब पुलिस जब इनके तलाश में सबूत में जुट जाती है तो आखिरकार वह टूटने लगती है। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से। दरअसल एक लड़का होता है दीपक कुमार, जिसका नाम होता है, 3 भाइयों में वो सबसे बड़ा होता है और फिर उसका जिला बिजनौर का एक थाना लगता है हरदौर, और हल्दौर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मुकरंदपुर। दरअसल वह मुकरंदपुर का रहने वाला होता है। पढ़ने में वह शुरू से ही होशियार होता है और सीआरपीएफ में उसकी नौकरी लग जाती है। साल 2021 में वह मणिपुर में रह करके नौकरी कर रहा होता है, लेकिन उसको लगता था कि वह कोई और ऐसी नौकरी करे जिसमें ऑफिस की नौकरी हो, ठीक ठाक जिंदगी फिर वह जीना चाहता था। वह कोशिश करता और कोशिश करने के बाद एग्जाम क्रैक करता और एग्जाम क्रैक करने के बाद उसको रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी लग जाती है और वहां पर पहली नौकरी से कहीं ज्यादा उसको अच्छी नौकरी यह लगती है। साल 2023 होता है, जून का वह महीना होता है। वह सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ने के बाद रेलवे में टेक्नीशियन पद पर आ जाता है और अच्छी नौकरी लगती है उसे और फिर अपने ही जिले में उसको, यानी कि बिजनौर का जो जिले के अंतर्गत होता है नजीमाबाद, और फिर उसी रेलवे स्टेशन में वहां पर उसकी नौकरी लग जाती है। जब यह गांव में रहता था, गांव में एक बार शादी समारोह होती है और शादी समारोह में एक लड़की आती है। लड़की दिखने में अच्छी होती है, नाम उसका शिवानी होता है और फिर उस शिवानी के बारे में जब पता करता है तो पता चलता है कि वो चौहड़पुर जो कि नेहटोर थाना क्षेत्र लगता
लगता है, जिला उसका बिजनौर लगता है, और फिर वह अपने बुआ के घर पर आई होती है। अब दीपक को यह बुआ के घर आई उस लड़की से मोहब्बत हो जाता है, प्यार हो जाता है, और फिर वह प्यार का इजहार भी कर देता है। जब प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लड़की भी इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वह दिन और तारीख आखिरकार आ जाती है, 17 जनवरी साल 2024। आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं, और फिर शादी के बाद आखिरकार आगे वक्त बढ़ता है, और जब वक्त आगे बढ़ता है तो अक्टूबर 2024 का यह वाकया होता है। वो एक बहुत प्यारा सा बच्चा होता है, और उस बच्चे का नाम रखते हैं वेदांत। असल वेदांत के साथ रह रहे होते हैं, परिवार सब खुशहाल होता है, लेकिन इसने जिद की कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। जब जिद करने लगती है तो मार्च 2025 में यहाँ से, यानी कि वह अपने गांव को छोड़ करके, यह जो महिला होती है और फिर जो दीपक होता है उसके साथ उसे लेकर के चला जाता है नजीमाबाद। और नजीमाबाद में वह कहती है कि मुझे सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना है, मुझे प्राइवेट जगह में रहना है, मुझे अपने पर्सनल जगह में रहना है। और फिर वह एक कॉलोनी चुनते हैं, आदर्श नगर कॉलोनी। वहां पर रहना धरना शुरू कर देते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन जब जब वो फिर अपने ऑफिस में जाया करता था तब वह बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी। जब वह ऑफिस से आता था तो वह महिला मुरझाई रहती थी। अक्सर इस बात पर उसको गुस्सा आने लगता है, उसको लगता है कि शायद उसकी पत्नी का किसी न किसी और से अफेयर है, जरूर किसी न किसी के साथ इसके साथ संबंध बन रहे हैं। और फिर जब से यह मेरठ वाला कांड हुआ था तब से वह अपने पत्नी पर कुछ ज्यादा ही शक करने लगता है, और फिर इसलिए उसने अपने पत्नी से जब यह कहना शुरू किया, पत्नी को गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद बहस हो जाती है, कहा सुनी शुरू हो जाती है। और दीपक ने एक दो बार शिवानी को कई बार इस बात को लेकर के पीट दिया होता है कि तुम्हारा किसी न किसी के साथ चक्कर है। अब वह कहता है कि अब मुझे गांव चलना है वापिस। और फिर वैसे भी घर से गांव से फोन आ रहा होता है, घर वाले कह रहे होते हैं कि बच्चे का मुंडन भी कराना है, 6 महीने का हो गया होता है, उसको लेकर के आ जाओ। लेकिन शिवानी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने ससुराल नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब इन दोनों में इस बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, फसाद हो जाता है। हालांकि दीपक ने अपने कपड़े वगैरह सब तैयार कर रखे होते, पैक कर रखे होते। उसने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, जबकि उन्हें आए हुए इस कॉलोनी में अपने गांव से 1 महीने का ही समय हुआ होता है। आखिरकार 4 अप्रैल 2025 की सुबह की बात होती है, जब नाश्ता का समय हो रहा होता है। तब इस शिवानी ने एक चाल खेली, और ऐसी चाल खेली होती है, इस महिला ने इसने चाय पिलाई होती है, और चाय में इसने 4 नशे की गोलियां मिलाई होती है। और 4 नशे की गोलियां मिलाने के बाद अपने पति को जो नाश्ता कराया होता है, वह नाश्ता करने के बाद पूजा पाठ कर रहा होता है। पूजा पाठ करते करते कब बेहोश होकर के गिर जाता है। उसके बाद यह जब बेहोशी के हालत में होता है, हाथ शिवानी का कुछ साल पहले टूट चुका होता है, सीधे हाथ से उसका कोई काम नहीं हो रहा होता, इसलिए उसका हाथ लेफ्ट ज्यादा मात्रा में चला करता था। एक ही हाथ से उसने अपने पति का गला दबाया होता, और गला दबाने के बाद हत्या कर देती है। और हत्या के बाद उस बच्चे को लेकर के, जो 6 महीने का उसका बालक होता है वेदांत, उसको लेकर के छत में धूप सेकना शुरू कर देती है। और धूप सेकना शुरू करने के बाद अब सोचती है कि अब करूं तो क्या करूं, यह मर चुका है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्लिक करता है कि क्यों ना एक कहानी बनाई जाए। और फिर वह कहानी होगी हार्ट अटैक की। अब हार्ट अटैक की कहानी बनाने के लिए वह नीचे आती है, और नीचे आने के बाद अपने देवर को फोन करती है, सास को फोन करती है, रेलवे के बाकी जो कर्मचारी दोस्त होते हैं उसको फोन करती है कि ये गिर गए हैं, इनको हार्ट अटैक आया है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर के मैं जा रही हूं। लेकिन यह कहानी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती, 48 घंटे ही हुए होते हैं। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया होता है, और खुलासा करने के बाद यह कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि एक लोग और लोगों का सामने नाम आता है, जो कि एक लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति होता है, जिसके साजिश के संबंध बताए जाते हैं। जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो वह घटना स्थल पर नहीं होता। हालांकि परिवार लोग के लोग भी कह रहे होते हैं कि यह अकेले हत्या नहीं कर सकती। जब पुलिस कहती है कि 4 नशे की गोलियां जब दी जाती तो शायद अकेले हत्या की जा सकती है। एक तरफ बात चल रही है कि इसके किसी न किसी के साथ संबंध थे, इसलिए उसने नजीमाबाद के आदर्श नगर कॉलोनी को छोड़ना नहीं चाहती थी। और फिर वह कहता है कि मैं उससे अपने गांव में लेकर के जाऊंगा, और फिर जो भी होगा पुलिस इसमें और भी ज्यादा मामले में जांच करेगी, पड़ताल करेगी, कोर्ट में हाजिर करेगी, चार्जशीट लगाएगी। तब तक बहुत सारी चीजें सामने आएगी कि किसके साथ इसके संबंध थे या नहीं थे। कोर्ट सीडीआर निकलवाई जाएगी कोर्ट के द्वारा। यह सब चीजें जब निकल करके सामने आएगी तब पता चलेगा। उससे पहले यह पता चलना जरूरी है कि उस 6 महीने बालक वेदांत या तो अपने नानी के घर में रहेगा, या फिर अपने दादी के घर में रहेगा, या फिर अपने माँ के घर रहेगा। माँ का घर होगा यानी कि जेल होगा, और फिर ससुराल तो वह रह नहीं सकती, मायके में वह रह नहीं सकती। जेल में रहेगी तो बच्चा, जिसका कोई इस पूरे घटनाक्रम में कोई कसूर नहीं है, वह अपने माँ के साथ कम से कम अगले 6 साल तक तो रहेगा, जब तक कि उसकी उम्र 6 साल नहीं हो जाएगी। उसके बाद आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन हो सकता है, उस बच्चा को अपने माँ से बाहर हो जाए, दूर हो जाए, हो सकता है इस बीच में उसको जमानत मिल जाए। लेकिन पूरी जिंदगी शायद बच्चा कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, कई तरीके के सवाल होते हैं। और जिसने उसको इतना प्यार किया होता है वही उसका गला
दबा करके हत्या कर दी थी, किसी ने सोचा नहीं होता है। लोग जो होते वह कह रहे होते कि नौकरी और फंड के लिए इसने अपने पति की हत्या की है, और पुलिस की जांच में कुछ ऐसे ही बात सामने आ रही है, लेकिन पुख्ता तौर पे हम कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,